एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम के लिए 4 लिया, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3। फैक्टराइज होता है ये, 1/4 हमने ले लिया। 8x², क्या फैक्टर्स बने, प्लस 12x प्लस 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास 1/4 अलग है, इसमें कॉमन लिया, 4x आ जाएगा, 4x प्लस 1, 2x प्लस 3 आ गया, ठीक है। जीरोस आपने क्या निकाली, therefore zeros are -1/4 एंड -3/2, ठीक है। फिर हमने जब सम ऑफ जीरोस निकालना ना, वेरिफिकेशन में हमारे लिए क्या काम है, वेरिफिकेशन में आपने करना होगा अल्फा, मतलब द सम ऑफ जीरोस आप इस तरह से लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या निकला हमारी जीरोस, यहाँ पर है -1/4 -3/2, -1/4 प्लस -3/2। एक बार तो सम और कोएफिशिएंट्स ना आप चाहे इसके ले लो, समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे -b/a माइनस इज -7/2 अपॉन 2, -7/4 आ रहा है यहाँ पर भी, दोनों को साइड बाय साइड लिखना, दे शुड मैच, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली आपने लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई किया और वही चीज हमने कोएफिशिएंट से भी निकाल ली। दिस इज व्हाट इट मींस, वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखा, लेट्स सी, ये वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू सी इसको किसके इक्वल, या किसी नंबर के या किसी एक सिंगल टर्म के इक्वल आता होगा, आपने वो फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑन द फेस ऑफ इट मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा एमसीक्यूज में, अच्छा अगर ये एमसीक्यूज में दिखा ना आपको, इसकी फाइंड द वैल्यू का है ना, क्या करना चाहिए हमें, 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, हाँ, थीटा की वैल्यू 0, 30 वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है ना। पर वो तब होता है जब हमें ऑप्शन दिए हो, मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, राइट। समटाइम्स नंबर ना दिखे, साइन कॉस में दिखेगा, तो आप ऑप्शन में भी साइन की जो थीटा वैल्यू ली है वही डालोगे, मैच कर दोगे। अब अगर इसको सॉल्व करना है, किया किसी ने सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है, 1 प्लस पूरे का सॉल्व करने के बाद, अच्छा चलो करो सॉल्व, करो आगे, फिर नहीं होता अच्छी बात है, करना चाहिए आगे सॉल्व। गलत है, आगे चेक कर, पूरा कहीं ना कहीं गलती की तुमने। ज्यादा ही लंबा है खाना तो नहीं चाहिए। यू चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, जो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। और दूसरी तरफ से जो अपने पास एक्सप्रेशन आता है वो है प्लस बीच में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या कहते हैं, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा थॉट क्या होता है, देखो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स का ग्रुप बनाना है, सो दैट एक टर्म इकट्ठी, दूसरी 2 टर्म्स इकट्ठी इन द सेम ऑर्डर। जैसे यहाँ पर आई कैन सी साइन माइनस कॉस और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ में आ गया। अब एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, हर एक टर्म को रैशनलाइज, 1 माइनस साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। लंबा होगा पर थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा इसको व्हेन यू सॉल्व इट, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो,
because they happen to be rationalizing factor of each other. जो आप इंडिविजुअली रैशनलाइज करके अचीव कर रहे हो ना, वो एलसीएम लेकर भी अचीव हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और नीचे हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन ही रहा है, राइट? कोशिश करो इसको करने की, लंबा ज्यादा नहीं बनाना इसको। इफ आई हैव टू सॉल्व इट, या फिर ये कोई आइडेंटिटी बनकर मेरे पास आता है इक्वल टू 1, अगर इसे प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगी, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन एलसीएम है, इसको हमने क्या किया, यहां से मैंने साइन थीटा कॉस थीटा ना कॉमन ले लिया, ये मेरे पास आ गया 1/1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे आ गया। अब मैं क्या कोशिश करती हूँ कि मैं एलसीएम ले लूं, बिकॉज मुझे ये इतना समझ में आ गया है कि इफ आई विल टेक द एलसीएम या फिर मैं रैशनलाइज करती हूँ तो सेम रिजल्ट मुझे मिल रहा है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इफ आई ट्राई एंड ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आई इतनी सबको? बात समझ में आई? मैंने सिर्फ क्या किया है, इन दोनों का एलसीएम लिया है, ठीक है। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, मैंने उसे बाहर रख लिया, सो दैट आई नीड नॉट हैव मेनी टर्म्स व्हेन आई राइट। जब मैं इसको इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर क्या बनता है, 1 ब्रैकेट ओपन की माइनस साइन और ये प्लस कॉस, यहां पर क्या बना 1 प्लस साइन माइनस कॉस, तो आपकी ये दो टर्म्स जो है वो पहले ही कैंसिल, ठीक है। नीचे ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 ऊपर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया सबको स्टेप? ये किसी को कोई डाउट है, कुछ ना समझ में आया हो? कहाँ पर? अगर आपने एलसीएम तो लिया इसमें हमने नहीं, अगर आप ओवरऑल कॉमन लेते हो तो आएगा। मैं इस माइनस साइन को अगर लेके जाती हूँ बाहर तो आएगा। हमने अभी इन दो टर्म्स को बस रीअरेंज किया है, 1 का साइन थोड़ी चेंज किया है। दैट इज इफ आई वांट टू राइट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 का साइन भी चेंज करना चाहते तब, ठीक है। क्लियर हो गया? आंसर विल बी 1। और अगर ये एमसीक्यू में आएगा वैल्यूज पुट करना, कोई मत लगने बैठना इसको करने के लिए, और हो सकता है ना भी आए, जस्ट प्रूफ में भी अगर आता है सोच समझ कर काम करना। ये कैंसिल हो गया और ये 2, अब ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया था, समझ में आई बात? है यहाँ पर ये इसलिए कैंसिल हुआ, कल तुम इसको कहो हाँ हमने कैंसिल कर दिया था, इंटू 2 एंड फाइनली दिस बिकम्स 0 प्लस 0, मतलब ये ऐसे आ गया 2 साइन थीटा कॉस। नाउ दैट कैंसिल आउट। अगर ये यहाँ पर 2 प्लस कुछ होता तो मैं इसको नहीं कैंसिल कर सकती। समझ में आ गई बात? है चलो अब नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेट्स सी, ये मुझे इजी लग रहा है। देखो, if an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC is 6 centimeter is inscribed in a circle of radius 9, find the area of triangle. Isosceles triangle inscribed in a circle, तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल है या ट्रायंगल के अंदर सर्कल? ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड और वो भी आइसोसेलेस।
ये क्योंकि आइसोसलेस ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल में तो मुझे पता है कि जो मैंने ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होता है वो हमारा इस पर्टिकुलर, अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, हाँ, वो मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, है ना। सो आई नो दैट जो रेडियस बनी है सर्कल की, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सो दिस इज मीडियन ऑल्सो, ठीक है ना। हमारा बीडी और सीडी भी इक्वल है, और यहीं पर कहीं सरकम सर्कल का सेंटर है, तो जो ये रेडियस 9 है, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। नाउ दिस इज ट्रू फॉर एवरी मीडियन। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी मीडियन दे दिया जाए ना, तो ये हर एक ट्रायंगल के लिए, हर एक मीडियन के लिए ट्रू है, मतलब ये हमारी सरकम रेडियस हो जाएगी, क्लियर हो गया। लेकिन आइसोसलेस में क्या होता है, जो इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से, इक्वल साइड्स कौन सी थी, ए बी और ए सी, इसके वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ हो रहा है या जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है ना, वो मीडियन बी होगा। कैन यू प्रूव डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बहुत बार किया हुआ है आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम ए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ऑफ कॉस। अगर मुझे ट्रायंगल में भी प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, ऑपोजिट एंगल्स आपने ले लिए, और ए डी क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हमने 90 भी ले लिया, तो टू एंगल एंड वन साइड, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ए ए एस, ये एंगल लिया, दिस एंगल, साइड भी इक्वल हो गई, ठीक है। टू एंगल्स वन साइड आरएचएस से भी प्रूव कर सकते हो, क्लियर हो गया। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दैट मींस ये सेंटर जो है इस ऑल्टीट्यूड पर ही लाई करता है, ठीक है। सो 9 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर हो गया। 9 विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल, यहां से OA की लेंथ जो है वो रेडियस है, OD परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स। अब यहां पर अगर इसको x लिखा है तो ये भी x हो गया, दिस इज ऑल्सो y। दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, उनसे करो, अदरवाइज मीडियन भी है 2:1 की रेशो, कैलकुलेशन वही कर रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, तो ये OA और OD की रेशियो 2:1 भी हो जाएगी। प्रूव करना है तो x² + y² इज 9², ठीक है, और आ जाएगा 6² इज इक्वल टू x² + 9 + y का होल। आप मुझे कहो कि मतलब कुछ भी कोई कह सकता है कि कैसे आया आपके पास, तो यू हैव द प्रूफ 36 इज इक्वल टू 81 + 81, है ना, 81 + 81 + 18y, ठीक है। साइड ऑफ ट्राइंगल 6 दिया हुआ है, रेडियस 9 दिया, पता नेगेटिव क्यों आ रहा है ये, बोलो। अच्छा, ऐसा करने पर नेगेटिव आए तो क्या होता है, फिगर गलत। ये जो आपका BC साइड है, दिस इज नॉट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, ये यहाँ पर होगी, ट्राइंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, ठीक है। कभी अब ऐसे आइसोसलेस ट्राइंगल की क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो और आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो आपने ये BC को ड्रॉ किया हुआ है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, सर्कल, मतलब ये ट्राइंगल जो है वो सेमी सर्कल में ड्रॉ हो रहा है, क्लियर हो गया बेटा। ये भी रेडियस हो गया, है ना, अरे हाँ जी, अब ये हो जाए। इस क्वेश्चन को एक बार लिख लो, अभी नहीं करना तो एक बार इसको लिख लो, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ये ट्राइंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, है ना, और ये पॉइंट डी लिया, रेडियस 9 आ गई है कंप्लीट, राइट, और ये भी 9 है और ये भी 9 है, दिस इज 6, दिस इज 6,
और ओ ए भी 9 है। घबराओ मत, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो पहले तो फिगर बनकर आएगा। दूसरी चीज, ये आपने क्लास 9 में भी किया हुआ है, सर्कल्स का क्वेश्चन ही है ये। 6th क्वेश्चन तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये उससे पहले वाला था। 5th क्वेश्चन। तो अगर आप इसको y ले रहे हो तो ये 9 माइनस वाई हो गया, ये x है और ये भी। दो ट्रायंगल जो वहां पे लिए थे वही सेम यहाँ पर होंगे। ठीक है, पहले एबीडी ले रहे थे, उसमें आपने पाइथागोरस लगाया, और फिर आपने लिया था ओबीडी, यहाँ पर भी ओबीडी ही होगा। ठीक है, दोनों में पाइथागोरस लगेगा, उसमें बस a माइनस बी था, यहाँ पे प्लस वाला था, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन दिस क्वेश्चन विल हैव y एज अ पॉजिटिव वैल्यू। इतना क्लियर हो गया? ऑल्टीट्यूड आ गया आपके पास, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कर लोगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ठीक है ये। एक मेथड इसको समझ लो, इसको अगर और इजी करना है तो वो बाद में देख लेंगे। इतना समझ में आ गया ये? चलो, अब आप मुझे अपने अपने डाउट्स बता सकते हो। एक ये क्वेश्चन था, ये ना क्लास में आपको करवाया हुआ है, टेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, दैट अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी। उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है, जो पी क्यू आर पॉइंट्स पर उसे टच करता है। यू हैव टू प्रूव बीपी इज इक्वल टू सीपी। बहुत इजी क्वेश्चन है, करो इसको। कर लिया? गौतम कैसे किया इसको? हम्म, और टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। नहीं बेटा, यहाँ पर तुम फिर ये नहीं प्रूव कर पाओगे, क्योंकि अच्छा, वो तो एक तरह से लेने का है, बट मोर प्लॉजिबल प्रूफ विल बी यू टेक टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, आप लिखोगे ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो 2 नंबर वाला प्रूफ जो आएगा वो यही होगा, बी आर इज इक्वल टू बी पी एंड सी पी इज इक्वल टू सी क्यू। इसको मैंने x ले लिया, बी आर और बीपी को y ले लिया, सीपी एंड सी क्यू को z ले लिया। देन यू आर गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर प्लस बी आर इज इक्वल टू ए क्यू प्लस सी क्यू। ए आर कितना है x, बी आर इज y, ए क्यू इज x, सी क्यू इज z। सो इन अदर वर्ड्स यू आर प्रूविंग y इज इक्वल टू z। अगर y और z इक्वल है, दैट मीन्स बीपी इज इक्वल टू c। ठीक है इतना? अच्छा, डाउट्स बताओगे? चलो करो ये क्वेश्चन, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, देन लेंथ ऑफ मीडियन। बुक का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना, ये एक्स्ट्रा है। लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स सी।
तो 4 ऑप्शन था, चारों में ही नहीं है। जितना कॉन्फिडेंट होकर उसको बता रहे हो ना कि ऐसे से गलती है, तुम पहले अपनी गलती देखो। ये ऑप्शन है अभी। अब जो तुमने आंसर दिया है उसके बेसिस पर आई कैन से 117 हो सकता है, कुछ ऐसे दो 20 वाली वो कुछ की हो, बाकी नेवर श्योर। अब वर्टेक्स सी से हमें मीडियन निकालना है, तो मिड पॉइंट किसका निकलेगा? ये तो समझ में आता है ना? ठीक है, 5 - 8, तो ए बी का मिड पॉइंट कितना होगा? -1 -1। अब करेंगे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कितना? 85 आ रहा। 36 प्लस 49, तुम्हारा है ही नहीं कुछ भी ऑप्शन। हाँ, किसका निकालना है? मिड पॉइंट ही गलत हो गया, मतलब मैंने पहली बार देखा होगा मिड पॉइंट गलत निकला है। वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्योंकि काफी साल हो गए पेपर में नहीं आया है, हो सकता है इस बार आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3। पेपर इजी ही होता है आपका, पेपर मुश्किल नहीं होता, कोई ऊपर नीचे से क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला। और जितना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, अगर सीरियसली प्रैक्टिस किया है तो पेपर, मतलब जितना हम डिफिकल्ट बनाकर देते हैं ना पेपर, उतना आता नहीं है जितना प्रेजेंट किया जाता है। अपना ना प्री बोर्ड का कोई भी एक इजी पेपर जो लास्ट वाला होगा ना वो उठाना और उसको अब सॉल्व करना विद योर फुल रिविजन, किसी और स्कूल का ले लो। इसमें दिया हुआ है 6.5 नंबर आ रही है एक्स्ट्रा, मैंने आपको करवा के दिया बेटा। तुम्हें 3 ट्राइंगल्स बनते हैं, है ना? ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ठीक है ना? तो इसके बेसिस पर अगर मुझे, देख अगर तो एसी की बात चल रही है, एसी स्क्वायर मतलब कुछ एसी बीच में आ रहा है, ये वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, देन आई हैव टू टेक दीज 2 ट्राइंगल्स। अगर ए बी स्क्वायर एडी स्क्वायर चल रहा है, देन आई हैव टू टेक बड़ा एंड छोटा। अगर एडी वाली बात चल रही है तो मुझे बड़ा ट्राइंगल तो लेना है, ट्राइंगल बी एडी में लिख लेती हूँ, इज सिमिलर टू, जिसमें एडी साइड बनकर आएगी छोटे वाले पार्ट में वो, राइट? अब मैंने बी एडी लिया है, एंगल बी इसके इक्वल है, मैं 1 to 1 सिमिलैरिटी लिख देती हूँ, ए, फिर दोनों में ए तो कॉमन नहीं है, ए 90 डिग्री इसमें है ना, इसका 90 डिग्री सी है, और फिर डी। सिमिलैरिटी तुम प्रूव कर दोगे, एक एंगल 90 के साथ से प्रूव है, मतलब राइट एंगल है, दूसरा आपने कहा है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसका रीजन आप ये लिखोगे, मैं इसको नंबरिंग कर दूंगी 1 + 2, 1 and 2, ठीक है? तो आप लिखोगे कि आई नो एंगल बी प्लस एंगल डी इज 90 डिग्री। सिमिलरली छोटे वाले में एंगल 1 प्लस एंगल डी इज 90 डिग्री, ये दोनों कट गए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1। लिख लो इसको, बुके नहीं देख मत, लिख इसको। ये सिर्फ इसलिए करवाया था क्योंकि सिमिलैरिटी आती है अगर राइट एंगल ट्राइंगल की सिमिलैरिटी, वैसे पाइथागोरस का प्रूफ होता है स्टार्टिंग का, यूज दिस इन पाइथागोरस थ्योरम, तभी जब हम ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के पहले मतलब उसके बाद करवाते थे, क्वेश्चन सबसे इजी था प्रैक्टिस के लिए भी। हो गया ये? और बताओ डाउट्स किसी के? कौन सा? सर्कल्स का एग्जाम्पल टू, बिल्कुल ये आ सकता है। सर्कल्स का एग्जाम्पल 3 2019 में आया था। मुझे नहीं पता आउटसाइड दिल्ली था या इनसाइड दिल्ली था, वो मुझे नहीं पता है, पर आया जरूर था। कौन सा वाला? अच्छा हाँ, इसका जो इजी वाला पार्ट है ना वो पिछले साल पेपर में आया था, है ना, इसमें बीसी साइड दी है। इसमें लिखा हुआ है टेंजेंट सीपी एंड पीक्यू आर ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम सेंटर विद सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, प्रूव दैट एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 2 times एंगल ओपीक्यू। दो टेंजेंट्स हैं,
है ना? कौन सा रूल यूज होगा? अगर तुझे सर्कल का क्वेश्चन मिल जाए तुम पहले क्या लिख कर आओगे? तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाए, हाँ वो रीजन लिखा होगा ना, हाँ वेरी गुड। तब कभी भी क्वेश्चन को ना ब्लैंक मत छोड़कर आना, और एमसीक्यू नहीं भी आता हो ना, चारों में से एक अक्कर बक्कर करके ना एबीसीडी करके इनकी पंक्ति कोई एक ऑप्शन मार्क कराना, किस्मत अच्छी हुई तो मार्क्स मिल भी सकते हैं, नेगेटिव नहीं होने वाले। क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, और किया हुआ क्वेश्चन काटना नहीं है जब तक पता है कि उसका सही आप नहीं कर पा रहे हो। समटाइम्स यू डन इट राइट, कुछ एक दो स्टेप्स सही होते हैं, उसको पूरा काट देते हो और उसको काउंटर में ठीक भी नहीं किया हुआ, उसके अगेंस्ट कोई मतलब अनअटेम्प्ट करके कुछ नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख कर आओ, गलत ही होगा ना, नेगेटिव नहीं मिलने वाला। जितना मर्जी बकवास लिख कर आओ, नेगेटिव नहीं मिलेगा, सच में कह रही हूँ। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में इफ यू राइट अबाउट एरियाज ऑफ सर्कल, नेगेटिव नहीं मिलने वाला, गलत होगा बस। नहीं बच्चे, आप रीचेक के लिए पेपर भेज सकते हो, ठीक है? ये तो बहुत ही बड़ी चांस मैं कह रही हूँ सच में, दिस इज एक्सट्रीम केस लेके चल रही हूँ जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, जो मतलब लास्ट डे 2 दिन पहले बुक खोली और फिर चले गए क्लास में जाकर। ऐसा हाल नहीं है ना हमारा। हाँ, तुम ट्रिग्नोमेट्री में एरियाज तो लिख कर नहीं आओगे, हाँ पर तुम ये जरूर करके आ सकते हो 2+3 डिवाइड बाय 2, तुम ये इसको कैंसिल कर दो, है ना? ये बकवास हम कर सकते हैं, तो इसको मैं तुम्हें बार बार सिखा रही हूँ, ये नहीं करना। सेकेंड थिंग, आई हैव सीन जनरल टेंडेंसी बच्चों की, जो तुम्हारे पेपर चेक करते हुए भी है तुम सही लिख रहे हो, तुम्हें कह रही स्पेशली तुम सही लिख रहे हो, पर तुम्हें अपने आप पे डाउट होता है, तुम काट देते हो उसको कि नहीं ठीक नहीं है, और उसको सही भी नहीं किया हुआ, दोबारा नहीं लिखा हुआ, यू ऑल्सो तुम काट देती हो, कहती हो कि ठीक है गलत है, मुझे लगा गलत है, तो सारा काट दिया, पर उसको काउंटर में सही नहीं किया, मतलब अनअटेम्प्ट मत छोड़ो। आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो समझ में आ रहा है वो लिख दो, ठीक है? तुमने लिख दिया PT इज इक्वल टू TQ, एंड सेकेंड थिंग जो तुम लिखोगे इसमें, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपको कहा गया है कि ये एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशन निकाल, ठीक है? सो आई विल टेक, लेट मी टेक एंगल OPQ is equal to theta. Therefore, to prove angle PTQ is equal to 2 theta. क्लियर हो गया बच्चे ये सबको, है ना? अब ट्रायंगल PTQ आपको क्या लग रहा है, कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस, है ना? है ना? और ये देख पूरा एंगल थीटा है, जिसमें से ये तुमने क्या मार्क कर दिया, पूरा एंगल 90 है, ये मार्क क्या कर दिया, तो ये बच्चे क्या हो गया 90, और ये क्या हो गया 90। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ये आ जाएगा 2 थीटा हेंस 2, राइट? लास्ट ईयर एक बच्चा था, सच में कह रही, वो नहीं पढ़ता था, बस उसने रेगुलर क्लासेस अटेंड की थी, सीरियसली बेसिक का था, आई विल नॉट टेक नेम्स, पता नहीं आपके स्कूल का वो, ठीक है? उसने कुछ नहीं किया था, उसने रेगुलर क्लासेस लगाई थी, हाँ दिमाग चलता है पर पता है कि पढ़ना नहीं है, और उसको ये था कि बस पास हो जाऊं बस काफी, ठीक है? सिर्फ उसने लास्ट के कुछ पेपर में पढ़ाई की होगी, है ना? और थोड़ा बहुत किया होगा, ही ऑल्सो स्कोर्ड 75, जो अभी हम भी बहुत ज्यादा एक्साइट, मतलब वी ऑल वर शॉक्ड कि उसके 75 कैसे आ गए, सच में कह रही हूँ। उसने जब अपना रिजल्ट पोस्ट किया तो आई सेड था आउट ऑफ 100 ऑफ कोर्स, इतना भी मत करो ऐसे नहीं आते नंबर। तो बहुत ही कोई जीनियस हो कि ठीक है उसने एक दिन पहले बुक खोली है, होते हैं बच्चे ऐसे भी, मुझे भी पता है ऐसे कोई बच्चे होते हैं, और उनके मार्क्स भी आ जाते हैं, हमें लगता है वो नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं और मार्क्स हो जाते हैं, सीरियसली ऐसे है, एंड मैं मिल चुकी हूँ एक दो से, तो वो चीज नहीं है, बट हाँ उसने भी, बिकॉज वी ऑल मतलब इतना था, आई एक्चुअली पोस्टेड इन ग्रुप एंड सेड कि तेरे कैसे आ गए, एंड द पेरेंट्स सेड कि वी आर आल्सो शॉक्ड कि इसके कैसे आ गए मैम हम भी यही सोच रहे हैं इसका पेपर या किसी और का, ठीक है? तो उसमें भी अगर उसने 75 स्कोर कर लिया, सिर्फ एक परसिस्टेंट रेगुलरिटी, और ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल कुछ गलत लिख कर आओगे, मैं ये कह रही हूँ आपने इसमें लिखा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, और उसको काट कर आए, वो मत करो, समझ में आ गया, राइट? नेगेटिव नहीं मिलने वाला, आपको लग रहा है आप गलत लिख रहे हो या नहीं प्रूफ है, पर इसके साथ रेलेवेंट है तो लेट इट बी, उसमें एक या आधा नंबर कुछ तो मिल जाएगा। हाँ जी, और बताओ कौन से वाला? नो रियल रूट्स, इसमें तो सिर्फ डी निकालना है बेटा, ठीक है? डी निकालो, ये वाला क्वेश्चन करो, इस टाइम ये वाला ना बहुत एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन हो जाता है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा
y is equal to b sin cube theta. Then find the value of x by a raised to power 2/3 y upon b raised to power 2/3. सेंट्रॉइड आता है ना सबको? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आता है? इसमें ना एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है जिसे ओलंपियाड लेवल का हम मान लेते हैं। ये तो सिर्फ प्रूव करना है और प्रूव में ही आएगा या फाइंड द वैल्यू आएगा ऑफ कोर्स। तो कैसे करोगे इसको? ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छी होगी है? हमने लास्ट के 1 महीने बैठ के ट्रिग्नोमेट्री की है ना? फिर ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छी होगी। चलो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है, किसी को डाउट्स है फर्स्ट क्वेश्चन में? सबका हो गया? x बाय a की वैल्यू क्या आएगी? cos क्यूब थीटा। y बाय b की वैल्यू क्या आएगी? sin क्यूब थीटा। पुट कर दोगे, जो क्यूब रूट लोगे तो अंदर यहाँ पे cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट करो। दिस क्वेश्चन आई एम सेइंग कि जो मैं आपको कह रही थी ना 3/7 रेशियो वो है, ये दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन योर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एंड ट्रायंगल्स कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। तो ये करो। मैम सर्कल में डाउट थे। सर्कल में डाउट्स है, करवाती हो बेटा? कौन से एग्जाम्पलर में से ही है? यस मैम। ठीक है, मैंने पता क्या क्या होता है एग्जाम्पलर का ना पूरा सॉल्यूशन है सर्कल्स का, भेज दो तुम्हें। हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास मैम भेज दो। एग्जाम्पलर, भेज दो। यस मैम। मैम मेरी ट्रायंगल और सर्कल की तो सिर्फ एमसीक्यू रह गया अब एग्जाम्पलर के, बाकी कौन से चैप्टर करने हैं एग्जाम्पलर में? एग्जाम्पलर में सरफेस एरिया वॉल्यूम। और मैम वो ट्रिग्नोमेट्री भी करना है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी करना। ओके मैम। सारे क्वेश्चन करवाना। और मैम एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर करूँ ट्रायंगल सर्कल के अलावा? एपी कर लो एक तो, ओके मैम। कोऑर्डिनेट, ओके मैम। और कौन सा है स्टैट्स। स्टैट्स तुम्हारा ठीक हो जाता है क्वेश्चन है ना? मैम एक दो क्वेश्चन करके देख लूंगा बस। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं ना, मोड का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मैंने क्लास में कभी करवाया होगा, या मैं क्वेश्चन ढूंढ कर रखूंगी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी यूजिंग ऑल द 3।
ओके। फिर अब सरफेस एरिया वॉल्यूम तो करना है, या फैक्ट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी सर्कल्स कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, थर्ड और फोर्थ का ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स देख लेना। मैम एग्जाम्पलर से? एग्जाम्पलर से भी और अपने एनसीईआरटी और पुरानी वाली एनसीईआरटी से भी। ओके। Okay? समझ में आ गया कैसे किया आपने इसको? कौन सी थ्योरम लगाई है? सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला तो लगाया है, लेकिन ट्राइंगल में भी तो एक्सप्लेन किया होगा ना। तो दिस इज 1, दिस इज 3। ये क्या है ना, 1:3 की रेशियो लगाई है कि 1:4? कोई है बच्चा 1:3 वाला, 1:4 वाला? कायशा नहीं किया? किया है कि नहीं किया? ईश्वी किया था ये क्वेश्चन? नहीं आता ही नहीं। तो रेशियो विल बी 1:3। ठीक है ना? फिर तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने आसान है। क्या निकले डी के कोऑर्डिनेट्स? क्या क्या? 13/4 एंड 23/4। एंड व्हाट अबाउट ई? 5। अब ये ट्रू और फॉल्स में दर्शन रीजनिंग का है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। एक मिनट, इसको का नाम है, मेरे दिमाग से फिर निकल जाएगा ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower is 30 degrees if the height of tower is doubled, then the angle of elevation is also double. फॉल्स तो है, इसको प्रूव करो। फॉल्स तो मुझे पता है। इसका क्वेश्चन ना मुझे मिल नहीं रहा। ये क्वेश्चन ऐसे करवाया था टू दैट द एक टावर कंस्ट्रक्ट हुआ है, हाइट को डबल करना है, सो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ एलिवेशन नाउ? या एंगल ऑफ एलिवेशन इज डबल, सो नाउ व्हाट इज द इंक्रीज इन हाइट? तो ऐसा कुछ था, मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ लिखा हुआ है वो। मिलता नहीं, बनना चाहिए। इसको ना प्रॉपर फिगर बना के प्रूव करना है, समथिंग लाइक दिस, जो पेपर में आ जाता है। कर लेता हूँ, मेरी एक्टिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जैसे बोलती हूँ मैं वैसे ही बोलूंगी, बेटा मैंने यही रहना है हर बार। और मेरे दिमाग में तो क्या रिफ्लेक्शन का मूविंग ऐसे से घूम रहा है। वो क्या होता है कि एक पॉइंट पर आकर वो व्हील मूव होते हैं ना, फिर एक पॉइंट पर आकर कहते हैं अच्छा ये करवा दो, एंड वंस यू मूव आउट फिर अच्छा ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। फिर 3 दिन में जितना आप टेंशन में होते हो मैं टेंशन में होती हूँ कि ये करवा दूं, वो रह गया, वो करवा दूं। दैट्स व्हाई आई फंबल, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तभी कैरी करने तो फिर मैं डाउट्स लेती हूँ। मेरे दिमाग में क्वेश्चन खुलता हुआ ना, मिल नहीं रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है कि कहाँ चला गया। ऐसा करें। तो यहाँ पर अगर इसमें मुझे जस्टिफाई करना है ना इस चीज को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्रीज। ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 डिग्री आ गया। और उसके बाद है इफ द हाइट ऑफ टावर इज डबल्ड, एच है, इंक्रीज इन हाइट कितना हो गया? अगेन एच। ठीक है, डी पॉइंट आ गया, ये भी एच हो गया। और यहां से उसने कहा है दिस एंगल विल ऑल्सो बी डबल, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं 60 डिग्री है, राइट? तो ट्राइंगल में पहले आप रेशियो फॉर्म करोगे, ए बी 30 तो ये है ही अपने पास, एच अपॉन बी सी इज 1/√3। सो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? h√3। नाउ इफ यू से डबल हाइट हो गई तो 2h अपॉन h√3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्या ये
इक्वल प्रूव हो रहा है 2/√3 इज इट इक्वल टू tan 60? ठीक है, तो गलती क्या होती है यहाँ पर हम इसको h ले लेते हैं कि इंक्रीज इन हाइट डबल किया है तो ये h/h√3 तो 1/√3 या √3 लेकर दैट्स वी से कि 60 बन गया, ऐसा नहीं है। जस्टिफाई हो गया? हाँ जी, अब बताओ ना। इसका line joining midpoints is parallel to third side. E and E are the midpoints. सिमिलैरिटी में से था कि बीपीटी में से? बीपीटी कहाँ है ना? डी इज पैरेलल टू बीसी करना है कि बीसी हाफ ऑफ इट भी कहना है? हाफ ऑफ इट में तो सिमिलैरिटी आएगी। नहीं, अच्छा देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको दिया हुआ है एडी इज इक्वल टू ए, सॉरी नॉट एडी, एडी इज इक्वल टू बीडी, है ना? और मुझे पता है एडी प्लस बीडी इज इक्वल टू एडी। which I say AB is equal to 2 times A. ठीक है, तो कल अगर मैं AD बाय AB की रेशियो फॉर्म करती हूँ तो 1:2 आ गया। सिमिलरली AE बाय AC की रेशियो फॉर्म करती हूँ तो भी 1:2 आ गया, है ना? और अगर यहां से इसे प्रूव करना है, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, उसके लिए क्या करना है, एक मिनट, आपको लिखना है AD इज इक्वल टू BD एंड AE इज इक्वल टू BC, इसको रेशियो फॉर्म। ये इसलिए करवा रही हूँ, अगर आपको आता है प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और सेकंड पार्ट में लिखा है हेंस प्रूफ, तब उसमें हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी से तो आराम से हो जाएगा। सिमिलैरिटी समझ में आ गया ना? अगर मुझे इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से करना है, ये जो चीज है ना, आई कैन नॉट यूज इट इन बीडी, मुझे एडी बाय बीडी की रेशियो चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आप लिखोगे एडी इज इक्वल टू बीडी और एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा AE इज इक्वल टू EC, AE अपॉन EC इक्वल टू 1, दोनों को आपने इक्वेट कर दिया, कितनी हो गई? अगर सिर्फ मुझे लिखा हुआ है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आई हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, अगर इक्वल टू हाफ करना है तो आपको सिमिलैरिटी साथ मिलेगी। समझ में आ गया? दिस इज BPT। तभी करना है, तभी करना है, तभी BPT करना है बच्चे, बार बार मैंने बोला वही। अच्छा, अब ये लिखो क्वेश्चन, द टॉप्स ऑफ 2 towers of height x and y standing on a level ground subtend angles of 30° and 60° respectively at the center of line, at the center of line joining their feet. Find ratio of x to y.
If roots of equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b equal to 0 are equal, prove that 2b is equal to a plus b. इसमें ये भी कह सकते हैं प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी. ठीक है, ए बी सी आर इन एपी. पाओगे ये तो कर ले बेटा, डाउट घर से देख कर लाया करो ना. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ना, मतलब आई न्यू, मतलब आप बिफोर अ सर्टेन ईयर ना आई थॉट कि ऐसे वाले क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछता है, और उसी साल पेपर में आ गया था. हालांकि सबने सॉल्व किया था, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं थी. द स्टूडेंट्स इन माय क्लास दे वर एबल टू सॉल्व. मैं करवाती थी, मेरा आता नहीं है पेपर में इतनी जल्दी. जस्ट एक पॉसिबिलिटी कवर कर रही हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है आपको. इक्वल रूट्स जब बी होते हैं तो क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसके बाद मैं वो क्लाउड वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, और जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन है वो करवा दूंगी. ठीक है, कल करवाऊँ परीक्षा. वही तो क्लाउड वाला क्वेश्चन वही है.
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है आपके पास? c माइनस a का होल स्क्वायर। द होल क्वेश्चन रेस्ट ऑन योर एबिलिटी टू सॉल्व एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अगर क्लास 8 ठीक से पढ़ी हुई है, क्लास 8 में सारा ठीक से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर्स करना और इस चीज को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर मैं कहती हूँ गलती होती है। इक्वेशन मुश्किल नहीं है। आप क्या करोगे, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे ना माइनस 4b माइनस 4c या प्लस 4c लिखकर, फिर जब आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हो, दैट्स हाउ आप उसमें मतलब जो गलती लेकर आते हैं इस क्वेश्चन में। मेन मुश्किल आती है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पर इसको c माइनस a को क्या लिखा, होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब जब इसको मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पर आई विल नॉट से मल्टीप्लाई विद -4, यहाँ पर पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। करो मल्टीप्लाई, इस भी क्या आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करोगी तो ab माइनस ac माइनस बी स्क्वायर प्लस bc, ये आया ना। अब -4 से मल्टीप्लाई करो, और जब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो साथ के साथ आपको क्या देखना है, साइन चेंज, प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0। गिनकर कितनी टर्म्स बन गई है, और ये ac और ये ac हमारे इकट्ठे हो गए है ना, तो ये c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4bc माइनस 4ab। और अब हमने अगर 9th में अपने फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से याद किए होंगे, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म्स का स्क्वायर 6 टर्म्स है। आई कैन सी सी स्क्वायर a स्क्वायर 4b स्क्वायर, बस ये 2 टर्म्स में माइनस है, तो माइनस वाली कौन सी टर्म हो गई, जिसमें b कॉमन हुआ दोनों में, तो ये क्या बन जाएगा, c का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2ac माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू c प्लस 2 इंटू a इंटू -2। क्लियर हो गया। बस यही एक स्टेप में ट्रांजिशन गलतियां मतलब कहाँ कहाँ होंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल होगी, और फिर इसकी ट्रांजिशन समझ नहीं आएगी टू अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस विल बी c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जो c प्लस a इज इक्वल टू 2b आ जाएगा, और b इज द अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, और a b c आर इन AP। इफ a b c आर इन AP, कैसे प्रूव करते हो इसको, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, वही बन जाता है 2b इज इक्वल टू a प्लस। क्लियर हो गया इतना? डाउट मैं ना क्वेश्चन देती हूँ आपको, जिसमें थीटा अल्फा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन हैं, हाइट h दिया होगा, आपके बुक का क्वेश्चन है, विद नंबर सॉल्व किया होगा। पहले सिंपल इस क्वेश्चन को stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag of height h meters. At a point on the plane, the angles of elevation of balloon of the flag of the bottom, of bottom and top of the flag star are alpha and beta respectively, और इसमें प्रूव करने को कहा जाता है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को ना मुश्किल मानते हैं, डिफिकल्ट लेवल में। अगर ये 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ गया ना क्वेश्चन, तो ये मुश्किल लेवल पे जाता है। आप एमसीक्यू मुश्किल डाल सकते हो, 1 या 2 एमसीक्यूज मुश्किल डालकर पंगा ले सकते हो विचार से। अगर थोड़ा सा अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे बात करें ना, तो ऐसा पेपर डालकर ना, ऐसा क्वेश्चन डालकर एक पंगा लेने वाली बात हो जाती है, बिकॉज पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आ जाता है।
ठीक है। पर अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर बनाओ इसकी। अल्फा बीटा जो एच दिया हुआ है वो नंबर्स है, 30 60 45 वाले नंबर्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना हमें, पहले इसकी फिगर को विदाउट अल्फा बीटा ना, मतलब उसको दिमाग से निकालकर उसके ना घबराकर इसकी फिगर पर पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है नीचे, on the plane surface we looking at the top of the flat staff and bottom of the flat staff, बस रिस्पेक्टिवली में एंगल्स देख लेना कैसे यूज कर रहे हो। और जिस तरह से 30 60 90 यूज करते हो ना, वैसे ही आपने यहाँ पर रेशियोज फॉर्म कर दी है, बड़े की tan prove that height of the tower, क्योंकि ये फ्लैग अगर दिया हुआ है हमें हाइट एच का, तो टावर की हाइट है। जब भी अभी दिख रहा था ऐसा कुछ बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, अल्फा कौन सा और बीटा कौन सा है। 30 60 में मुझे पता होता है अल्फा कौन, मतलब 30 कौन सा होगा 60 कौन सा होगा, है ना। सो टॉप ऑफ द फ्लैट स्टाफ हमने अल्फा दिया है, सो बिगर एंगल इज अल्फा, स्मॉलर एंगल इज अल्फा, बिगर एंगल इज अल्फा एंड स्मॉलर इज, समझ में आ गया। ये रिस्पेक्टिवली में बस इसमें यहाँ ध्यान रखना है, 30 60 में पता होता है कि 30 कौन सा होगा 60 कौन सा होगा। इतना क्लियर हो गया। अब दो राइट ट्रायंगल्स बनते हैं, कौन से, चलो इसको मैंने नेम दे दिया डी। दो राइट ट्रायंगल्स बनते हैं ना, कौन कौन से लिखो, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी। हाइट ऑफ द टावर है, इसको एक्स ले लो, कोई एक वेरिएबल, बिकॉज एक्स तो दिया हुआ है, इसको एक्स वन जो भी आपने ले लिया है एबीसी एबीसीडी एक्सेप्ट एच, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। लेट द हाइट ऑफ टावर बी डीबी। हाइट ऑफ द टावर बी भी एक्स ले लिया और बीसी को मैंने हाई ले लिया, दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं मैंने गलत दिया ना, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम आर अल्फा, बॉटम है अल्फा एंड द बिगर वन इज, छोटे वाला एंगल अल्फा है, बड़े वाला एंगल बीटा है। क्लियर हो गया बच्चे। अब दो ट्रायंगल्स बनते हैं एबीसी और बीबीसी। एबीसी में हम रेशियो क्या लिखेंगे, एबी अपॉन बीसी। एबी कितना लिया आपने, एच प्लस एक्स अपॉन वाई, किसके इक्वल आ गया, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हो tan बीटा, और छोटे वाले में हम लिखेंगे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू tan। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आई शुड सब्स्टिट्यूट बाय एच प्लस एक्स अपॉन वाई को हम लिख देंगे एक्स बाय tan alpha and this whole is equal to tan beta।
क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मुश्किल यहाँ तक? किसको कोई मुश्किल यहाँ तक? कुछ ना समझ में आया हो, है ना? आप बस इसको सॉल्व करो। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे? ये जो tan अल्फा है इन द डिनोमिनेटर विल टेक इट लाइक दिस, tan अल्फा h प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू tan बीटा। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है इन x, तो ये आ जाएगा h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा इज इक्वल टू x tan बीटा। x is a number, it becomes the coefficient of that ratio. tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। बात समझ में आया? x क्या है? वो 1 2 3 है। tan बीटा बीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, कि मुझे वो एंगल भी नहीं पता इसलिए रेशियो नहीं पता। अगर 44 भी दिया tan 44, आई हैव अ नंबर फॉर इट। वो उस रेशियो का मेरे पास एक वैल्यू है, आई हैव अ सिस्टम इन व्हिच आई कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू। समझ में आ गया? राइट? तो यहाँ पर ये क्योंकि एंगल भी अननोन है, तो रेशियो मुझे पता है एक नंबर को सिग्निफाई करती है, पर वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किया है एक कांस्टेंट नंबर से जो कि है x। राइट? तो अब इस x को इकट्ठा कर दोगे, h tan अल्फा इज इक्वल टू x tan बीटा माइनस x tan अल्फा। हो गया सॉल्व? x की वैल्यू क्या आ गई? h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझाऊं, देखो। आपने जैसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे फिगर बनती है, अगर ये 30 और 45 दिया होता, बिल्कुल वैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिगर वैसे ही ड्रॉ करो। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम का है ना? ठीक है, टॉप एंड बॉटम का यस मैम। है ना? हाँ। तो टॉप वाला एंगल इज फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप, दे आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमें क्या करना है? जो दो राइट ट्राइंगल्स आएंगे ना, उसमें रेशियो फॉर्म कर दो। टैन की ही रेशियो, क्योंकि टैन ही दिया हुआ ना, टैन अल्फा टैन बीटा निकाल लो। अब जो हमें वैल्यू निकालनी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे x निकालनी थी, तो आई शुड हैव ओनली दैट वेरिएबल इन माय इक्वेशंस। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली या y को सब्स्टिट्यूट किया, y इज इक्वल टू x अपॉन टैन अल्फा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके ठीक है, नाउ आफ्टर दैट, फिर इसके बाद इसकी नॉर्मल कैलकुलेशंस है। और डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये एंगल बन गया h प्लस एक्स टैन अल्फा। ये ऐसा कुछ है कि x प्लस एच को मल्टीप्लाई किया है टैन अल्फा के साथ। एंगल अल्फा ही है, ये नंबर्स हैं 2 + 3 2 + 5 ऐसा कुछ करके। बात समझ में आ गया? अब क्लाउड वाला क्वेश्चन लिखो, वो भी अल्फा बीटा के साथ ही करवाऊंगी। तो पहले फिगर खुद ड्रॉ करना। द एंगल ऑफ एलिवेशन of a cloud from a point h meters above the surface of lake is theta. And the angle of depression of its reflection in the lake is phi. Prove that height of cloud, अब ये क्लाउड दिया होना है, बर्ड वाला भी होता है, मतलब अब जो क्वेश्चन आ गए ना, हमारे टाइम पे सिर्फ क्लाउड वाला क्वेश्चन कहते थे, अबव द लेक, बिकॉज हमारे पास इतनी सारी बुक्स नहीं होती थी कि एग्जाम आइडिया भी है, सिर्फ एक आरबी शर्मा आती थी, है ना? तो उससे क्या था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, इसकी कोई वेरिएशन नहीं थी। बट बुक में ना, जैसे हेलीकॉप्टर को बर्ड के साथ रिप्लेस कर देते हैं, prove that height of cloud above the lake is h tan alpha plus tan theta upon h tan alpha minus tan theta। ये फाई कहते हैं इसको। ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना? हाँ, तो उसमें ये फाई आता है, फाई।
बहुत सारे लेटर्स यूज करते हैं। आपकी साइंस भी तो भरी हुई है इसमें, साइंस में भी तो काफी ये सारे यूज होते हैं लेटर्स। आगे हाँ, लैम्डा, हाँ दिस इज लैम्डा। एक होता है अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा। ओमेगा होता है, ये कैसा वाला होता है, ये क्या होता है? हाँ हाँ? अच्छा। इसके बारे में ना माय टीचर यूज्ड टू से, मुझे अभी याद है, कहते हम कहते थे इसको थीटा सड़क पे भाग रहा था और वो गिरा और वो 5 बन गया। I still remember. हाँ हाँ, डंडी बाहर निकल गई। हाँ, इसीलिए डंडी बाहर निकल गई, वो भाग रहा था, वो टेढ़ा हो गया और डंडी बाहर निकल गई। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो एज इट इज आएगा, नंबर्स के साथ आएगा। मतलब प्रे यही करो नंबर्स के साथ आए, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन ना आए वहां। दिस इज सरफेस ऑफ लेक। एक हाइट पे खड़े हो विच इज h मीटर, और यहां से किसी क्लाउड को आपने देखा विद एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। ठीक है, ये लेक है। दिस इज हाइट अबव द सरफेस ऑफ वाटर। AB इज हाइट ऑफ क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो लेक में रिफ्लेक्शन बढ़ेगी वो आपको दिखेगी कुछ इस तरह से कि बिल्कुल नीचे को जा रहा है वो। ठीक है ना, आपको लगेगा बिल्कुल बॉटम ऑफ द लेक में रिफ्लेक्शन बनी हुई है। और यहाँ पर ये साइंस का कॉन्सेप्ट है दैट रिफ्लेक्शन उसको A डैश के साथ लिखते हैं। AB इज इक्वल टू A डैश B। बस इसमें यही एक चीज है जो आपने ध्यान रखनी है अपनी कैलकुलेशंस में भी। AB इज इक्वल टू A डैश B। जो मिरर होता है रिफ्लेक्शन, जो ऑब्जेक्ट का मिरर का डिस्टेंस होता है वही रिफ्लेक्शन और मिरर का डिस्टेंस होता है ना। मिरर इज द मिड पॉइंट of between of the line joining reflection and object. तो इसको ले लो P and Q, ये H है, this is also H। height above, इसको मैंने X लिया तो ये X माइनस H आ गया। और A डैश B भी कितना हो जाएगा? X। अब दो ट्रायंगल्स बनते हैं, ट्रायंगल ARP और एक बनता है ट्रायंगल A डैश RP। दोनों में लगाना tan है, अल्फा ले लिया, इसको फाइव लिख लो। जस्ट बिकॉज पता है क्यों, मैं यहाँ पे अल्फा भी लिख सकती थी बट वहां पे क्या होगा समझ नहीं आएगा क्या है, उसको देख के घबराओगे क्या क्या दिया हुआ है। A डैश RP में रेशो क्या बनाओगे? X प्लस H अपॉन PR इज इक्वल टू tan फाइव। ठीक है, दोनों में PR कॉमन है तो मेरे पास आ जाएगा X माइनस H अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू X प्लस H अपॉन tan फाइव। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको X की वैल्यू निकालनी है।
देखो मैं क्वेश्चन में ना, बिकॉज मैंने ना कॉम्पिटिशन किया हुआ है तो मुझे पता है कि क्या करना होता है। जब लास्ट में आंसर निकलता है ना, तो उसके बाद बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि ऑप्शन देखते हैं, मार्क कर देते हैं, विच इज वन थिंग विच वी एवरीबडी डज, क्योंकि हो जाती है गलती। तो हमें मतलब मैंने उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया था कि जो निकालना है ना उसको एक्स ले लो। तो मुझे हाइट निकालनी थी एबी को, और ना टीचर्स भी क्या करते हैं, मतलब समटाइम्स यू से कि जो ए आर है उसको एक्स ले लिया और आपने आंसर एक्स पे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं जब भी कोई वैल्यू निकालनी होती है ना, जब भी कोई हाइट निकालनी है, तो आई टेक दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट एज द वेरिएबल, सो दैट मेरे आंसर में मुझे आगे काम ना करना पड़े। जो आंसर निकाला उसमें सब चीज का ध्यान रख लिया। तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, विच इज हाइट ऑफ द क्लाउड अबव सी लेवल। हो गया, तो मल्टीप्लाई करना बच्चे को। और जैसे ये लिखते हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, tan फाई को हमेशा बाद में लिखते हैं, जो कोएफिशिएंट आता है ना वो ऐसे आ जाता है, सो दैट यू डोंट कंफ्यूज कि जो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये रेशो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इक्वल टू एक्स प्लस एच इंटू tan। तो ये आ जाएगा x tan फाई माइनस h tan फाई इज इक्वल टू x tan थीटा प्लस h tan थीटा। तो कल कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाय चांस पेपर में दिख जाता है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने वो नंबर्स को उसमें नंबर्स लिख दो, एंगल ना कोई भी रैंडमली नंबर्स लिखकर अपने फिगर को फॉर्म कर लो, राइट। उसके बाद दो राइट ट्रायंगल्स आपको पता है, उसमें tan की रेशो निकालो। उसके बाद सॉल्व ना हो तो कम से कम आपने 0 नंबर तो नहीं लिया इस क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है यहाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, पर कुछ तो किया है हमने, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मैंने वो 4 नंबर का छोड़ दिया, वो 3 का छोड़ दिया, हमने कुछ उसमें किया हुआ, हमें पता है क्या करना, right? So I need to find the value of x. So x tan phi minus x tan theta is equal to h tan theta plus h tan phi. हो गया प्रूफ बच्चे? इजी है, फिगर याद रख लेना बस इसकी, ठीक है। फॉर एवरी क्वेश्चन, जैसे वो बेबलून वाला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ फिगर्स को, एप्लीकेशंस में ना सिर्फ अपनी फिगर को ध्यान रखना है, जो भी आपने उसमें डायग्राम ड्रॉ करना है। देन सेकंड थिंग, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन को प्रॉपरली मार्क करके आना, and then angle of depression is equal to angle of elevation. Now most of us have this, मतलब अब तो पता नहीं अब है कि नहीं है, लेकिन शुरुआत में ये जरूर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है ना, तो आप ये ले लेते हो, ये वाला है, दिस इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला। उसको देखने का सबसे अच्छा वे क्या होगा कि जैसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की लाइन ये गई है ना, आपने लगाई है, तो यहाँ पर एलिवेशन बनता है, पैरेलल लाइंस के साथ देखो ये एंगल इक्वल नहीं आएंगे, ये वाला इक्वल है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम, अगर क्वेश्चन की बात करें, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, नीचे से ऊपर देखा तो एलिवेशन है, दो फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कभी भी मुश्किल आती है ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना है, तो आपने एलिवेशन के साथ उसे देख लेना है, वो ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा, बाहर। दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल, जैसे ये वाली हॉरिजॉन्टल होती है वैसे ही ऊपर से भी हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11 निकालो सर, बुक तो होगी सबके पास, है ना? दोनों के पास है बुक? एक कनाल है, उसका बैंक मतलब जो रिवर साइड होता है ना, किनारा उसका, उस पर एक टीवी टावर है बना, पेज 204। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank। इसका मैं रिवर वाला क्वेश्चन भी कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 7 वो भी करवा देना। क्या बुक चाहिए? क्वेश्चन 11, a TV tower stands vertically on the bank of a canal। कैनाल एक तरह से रिवर ही हुई ना, उसका कोई एक फॉर्म, रिवर मतलब दो उसके एजेस है, नीचे पानी है ना, यहाँ पे सेंटर में पानी। तो यहाँ पर हमने एक किनारे पे हमने टावर खड़ा किया और दूसरे किनारे से उसको देख रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक,
डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, दैट मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है, ऐसे स्लैंट में जा रहे हैं। डायरेक्टली ऑपोजिट का मतलब होगा कि हमने इसे परपेंडिकुलर में ही देखा है, ठीक है ना, ऐसे नहीं जा रहे कि यहाँ पर ऐसे देख लिया, तो दैट इज नॉट डायरेक्टली ऑपोजिट, दैट इज स्लैंट में जा रहे है ना। उसके बाद आते हैं डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स अवे, है ना। अब ये एक रिवर बैंक था, ये दूसरा किनारा था। अब तुम यहाँ तो आ नहीं सकते, तुम कहाँ जाओगे, अवे मतलब उसके पीछे चले गए, ठीक है। अनदर रीजन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30 डिग्री, वो कम हो गया। वो तभी होगा जब हम उसके पीछे को जाएंगे, आगे को जाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू सी द टेम्परेचर ऑफ एसी हियर, मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुझे सामने दिख रहा है, बट इफ आई आस्क ईशवी देखो, तो वो बिल्कुल ऐसे करके देखो, जितना टिल्ट करना पड़ा उतना एंगल बढ़ गया, ठीक है। सो वी मूव टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर, ये एंगल जो है वो बढ़ता जाए, राइट। मूव अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर, एंगल कम होता है, राइट। अब अगर ये मान लो रोड साइड होता है, ये तो कैनाल है ना, तो उसमें हमने थोड़ा सा वो ले लिया, एक तो एंगल के बेसिस पे डिसाइड करते हो कि किस डायरेक्शन में मूव किया है आपने। बट अगर ऐसा कुछ ना दिया हो तो कैसे आप करोगे, आपको मेंशन किया होगा वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टावर और अवे फ्रॉम द टावर, फ्रॉम दिस टावर हम कहाँ गए हैं, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, ठीक है। वो तो एंगल के बेसिस पर आ ही जाएगा। अब हो जाएगा सॉल्व, ये 20 मीटर से। एक रिवर वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7, वो करो सॉल्व। From a point on the bridge across a river, the angles of depression of the bank on the opposite sides of river are 35, 30 and 45 respectively. If the bridge is at a height of 3 meters from the bank, find the width of the river. AC is the height of bridge, angles of depression show करने हैं यहाँ पर, ठीक है। So this is 45 डिग्री आ जाएगा और एक 30। मोस्ट प्रॉब्लली नहीं, एप्लीकेशन में फिगर बन कर आ गई तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व। आपकी केस स्टडी में हो सकता है, क्योंकि वही एक ट्रेंड है, केस स्टडी में फिगर्स बन के आ रही है ना। अगर ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी आता है, फिगर में बन के फिर तो रटना ही पड़ेगा सच में। इसमें तो हर एक की फिगर देख लो, और ये हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन जो स्पीड वाला दिया हुआ है वो देख लो कि इट फ्लाइज टुवर्ड्स, वो दूर जा रहा है पास आ रहा है, वो वाला हो गया। बलून वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल ही आना चाहिए। ये लिखो, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 18, ऑफ अ हाउस is 2 meters above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window.
at certain instant, at certain instant, the angles of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. अच्छा, ये केस स्टडी में भी आ सकता है आपको. Find the height of balloon above ground. हाँ, क्वेश्चन 15 भी कर लेना इसका, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 15 है ना. Straight highway leads to the foot of the tower. Time taken by. हाँ जी, करो, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व. फिगर बन गई. द ओनली कंसर्न हियर इज, यहाँ पर जो एक चीज है, अगर तो फिगर ड्रॉ होगी अच्छी बात है. 2 meters दिया हुआ है अबव द ग्राउंड. जो अपर विंडो है वो 4 meters अबव दिया हुआ है, वर्टिकली अबव द अदर लोअर विंडो. ठीक है, तो यहां से दिस डिस्टेंस इज 2. विंडो 1. और जो सेकंड विंडो का डिस्टेंस है वो कभी आपको फ्रॉम द ग्राउंड भी दे सकते हैं, वो देख लेना, या फ्रॉम द अदर विंडो भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ. So this distance is 4 meters. So technically window 2 is 6 meters above the ground. बस यहाँ से angle of elevation of a balloon देख रहे हो तो कुछ इस तरह से. ठीक है, ये केस स्टडी बनकर आ सकती है. फिर हो गया, आ रहा आंसर 1 मीटर सबका. कोई डाउट है इसमें? खत्म हो गया सॉल्व.
नेक्स्ट तो कहा था कल टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन करवाने हैं, पाइप्स वाले, है ना, लिख लो ये पाइप वाला क्वेश्चन करवाना है, और एक करवाऊंगी HCF LCM वाले क्वेश्चन। हाँ वही वाला टाइम एंड वर्क ही हो गया ना, वर्क का काम करने वाला, पाइप्स वाला भी वही हो गया, है ना। टाइम एंड वर्क लिख ले, ठीक है, कोई बच्चा लिखो जो कल मुझे याद करवाए। टाइम एंड वर्क, पाइप्स का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, then you have HCF LCM based वो statement problems, HCF LCM वाली, हाँ, prove that root 3 is irrational, है ना, हाँ वो वाला। हाँ वो भी करवा दूंगी। 10th टर्म फ्रॉम लास्ट आती है, सबको निकालनी है एपी में, मिडिल मोस्ट टर्म, फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। हाँ करवा दिया था ये, इससे पहले करवाया था मिडिल मोस्ट टर्म। अच्छा हाँ ये वाला समटाइम्स ये ना एक फॉर्मूला की तरह ही है, ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता है दैट इफ A sin theta plus B cos theta is equal to C, prove that A cos theta minus B sin theta is equal to square root of A square plus B square minus C square। तो इतनी सी बात है, आपको दिया होगा 3 sin theta plus 4 cos theta, let me say is equal to 5. Find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta। ठीक है ना, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए और साथ में जो प्लस का साइन था वो इन बिटवीन वाला साइन वो चेंज हो गया। ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको नंबर के बेस पे करवा देती हूँ, ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, राइट। नंबर के बेसिस पे करवाऊंगी, समझना आसान है, चांसेस है हो सकता है ये आए। और मैंने आपको ना ये 2 और 1 करके करवाया भी है क्लास में, वर्कशीट्स अपने एमसीक्यूज देखना, उसमें दिया हुआ है, करवाया भी होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसमें होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और फिर cos स्क्वायर को रिप्लेस करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, क्योंकि मुझे देखो ना cos स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, cos के कोएफिशिएंट को साइन के पास लेके जाना है और साइन के कोएफिशिएंट को cos के पास। तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, पहले तो स्क्वायर दोनों को बिल्कुल अच्छे से करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या आएगा, हाँ बोल क्या आएगा, हम्म इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 16 लिखकर कॉस की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ गया 25। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, मल्टीप्लाई किया तो आया 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे यहाँ पे 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, कौन कौन से दिख रहे हैं, ये 9, ये 16 और ये 25, ये तो कैंसिल ही हो गए, है ना। हाँ तो कर दो इसको, अच्छी बात है, चलो जाओ, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, ये देखो ये आ गया माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो हियर माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लो, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं सिर्फ स्टेप्स बढ़ा रही हूं ताकि आप समझ सको कि अब ये बन क्या गया है। व्हाट हैज दिस बिकम नाउ, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर,
एंड दैट इज नाउ इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है इक्वल आए, ये सिर्फ हमने 5 3 4 5 पाइथागोरम रिपीटेड हो जाता है ना, इस कारण वो आ गया। पर अगर ये ना हो तो हो सकता है हमारे पास नंबर इसी जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना उसके हिसाब से आया। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया बात? ये सिर्फ अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ में आएगा या फाइंड द वैल्यू। ध्यान से, आपके सर्कल के डाउट क्या थे? यस मैम। कंस्ट्रक्शन, हाँ। लेस देन मोर देन वाला आता है स्टैट्स में, कन्वर्ट करना टेबल आता है सबको? मैम 9 का क्वेश्चन 6। 9 पॉइंट 4 का क्वेश्चन 6। फ्रीक्वेंसी वो करना देते हैं। पहले ये वाला करो। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, angle B is 90 degree. A circle is drawn with AB as diameter, intersecting the hypotenuse AC at P. Prove that tangent to the circle at P bisects BC. इंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइंट बीपी, ठीक है?
अगर ए बी डायामीटर है, so what about this angle? Angle APB 90 डिग्री होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये भी 90 डिग्री हो गया। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरे पास है पी आर इज इक्वल टू बी आर। क्यों होगा पी आर एंड बी आर इक्वल? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब मुझे देखो प्रूव करना है बी आर और सी आर इक्वल है। दैट मींस आई जस्ट नीड टू प्रूव दैट दिस पी आर इज इक्वल टू सी आर। मुझे यहां तक पहुंचना है, पी आर और सी आर आपस में इक्वल है, राइट? और उसके लिए मुझे प्रूव करना चाहिए कि ये दो एंगल्स इक्वल है। बैकवर्ड चलो ना, मुझे प्रूव करना है कि बी आर और सी आर इक्वल है, और मुझे दिख रहा है कि पी आर और सी आर बी आर इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आए, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब अगर मैं इस चीज को, इस बी आर को सी आर के इक्वल प्रूव कर दूं, काम हो जाएगा। उसके लिए मैं ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं, ठीक है? अगर इस एंगल को हमने लिया अल्फा, या थीटा ले लो या एक्स ले लो, लेट मी से दिस एंगल इज एक्स। व्हाट अबाउट दिस एंगल? 90। और ये एंगल क्या आ गया? ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? x। 90 माइनस एक्स, ठीक है, दिस इज x। ये एंगल कितना होगा? मैं लिख रही हूं एंगल BPR, और उसमें एंगल ऐड किया CPR। ये किसके इक्वल है? ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल? 90। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है बच्चे, ये भी 91, ठीक है? अब ट्राइंगल में आ जाओ, बिकॉज आई नो दैट पी आर इज इक्वल टू बी आर। ये दोनों साइड इक्वल है, तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो एंगल बीपीआर एक्स हो गया। तो व्हाट अबाउट एंगल सीपीआर? 9x। और ये बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, एंगल सी भी क्या है? 90। ठीक है, तो these two angles are equal, और PR is equal to CR, और BR is equal to C। मिड पॉइंट वाला क्या कह रही थी? मिड पॉइंट प्रूव करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन आपका जो ट्राइंगल्स का है वो करवा देती हूँ, उसके बाद छुट्टी दे दूंगी, ठीक है? कल देखेंगे। अब कल किस टाइम आना है? एक टाइम आना है कि दो टाइम? कितने बजे बुलाऊं? 12 बजे बुला लूं? नहीं, 5 बजे ज्यादा लेट हो जाएगा। 3 o'clock आ जाओ। क्यों? क्यों? 5 बजे बेटा बहुत लेट हो जाएगा। 5 to 7 ना थोड़ा सा मुझे लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, 2 बजे। 4 o'clock कर लो। क्यों लेट हो जाएगा? इतना क्यों लेट हो जाएगा? तूने कौन से कहा इधर घूम के जा? पास में घर नहीं है, वो सोई होती है उस टाइम, है ना? ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इसका ना मिलता जुलता पिछली बार एग्जाम में आया था। दैट टू ट्रायंगल्स आर गिवन ABC and PQR,
अच्छा टाइम पे थोड़ा सा अभी बाद में डिस्कशन कर लेते हैं। और इसका मीडियन है AB और इसका मीडियन है PM। आपको गिवन है that AB upon PQ is same as AC upon PR is equal to AD upon PM। समझ में आ गया क्वेश्चन कौन सा है? भयानक सा खतरनाक वाला जो क्वेश्चन है ना, राइट। अब इसमें हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये मुझे प्रूव करना है। क्लियर हो गया? अब ये प्रूव कैसे करना है, राइट। अब पहली चीज तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, जो सबसे इजी प्रूफ रहेगा। मुझे लगता नहीं ऑनलाइन मिलेगा प्रूफ, ठीक है। बहुत इजी है क्योंकि इसमें एक लाइन एक ही चीज बार बार चलती है। फ्रॉम D ड्रॉ DE पैरेलल टू AC। और ऐसे ही यहां से MN पैरेलल टू PR। तो कंस्ट्रक्शन में हो गया DE पैरेलल टू AC एंड MN पैरेलल टू PR। चाहे आप इसमें BPT लगा लो और यू टॉक अबाउट योर मिड पॉइंट थ्योरम, बात वही है। बस इसमें करना क्या है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर आ गया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट। DE इज पैरेलल टू AC। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन ट्रायंगल ABC D is mid point of BC and we have DE parallel to AC. Therefore, by converse of midpoint theorem, E is the midpoint of AB. अब यही चीज ना बोलकर PQR में लिखो। जहां पर आपने ABC लिखा हुआ है वहां पर आप PQR रिस्पेक्टिवली मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली रिप्लेस करते जाओगे इन ट्रायंगल PQR। जी तो अपना काम करना। इन ट्रायंगल PQR, M is the midpoint of QR. MN is parallel to PR, वही रीजन N is midpoint of PQ। और क्योंकि मुझे पता है D and E दोनों मिड पॉइंट्स हो गए, तो अगेन आई कैन से, मैं मतलब साथ में ये भी लिख सकती हूँ DE is equal to half of AC और यहाँ पर MN is equal to half of PR। इसका भी बेटा मिड पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। वो मिड पॉइंट थ्योरम ही प्रूफ है इसका। मतलब अगर मैंने एक बार लिख दिया बार बार ना भी लिखो तो भी चलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो एक गिवन रेशियो है ना, AB तो एज इट इज लिखनी, AB की जगह ना देखो AB में भी हमने मिड पॉइंट ले लिया था, तो AB को ना मैंने रिप्लेस कर दिया 2AE। तो PQ को क्या लिखूंगी, 2 टाइम्स PN। AC को रिप्लेस निकाला मैंने, AC का रिलेशनशिप विद DE, तो AC किसके इक्वल है, 2 टाइम्स DE। आपका MN किसके इक्वल है, 2 टाइम सॉरी PR किसके इक्वल है, 2 टाइम्स MN। और AD एज इट इज रहेगा, PM एज इट इज रहेगा। इस रेशियो को हमने जो अपनी साइड्स पर मिड पॉइंट्स बनाए थे ना उसके साथ, उनके पार्ट्स के साथ रिप्लेस कर दिया। अब आ जाओ, आपने लिया यहां से AE और ये PM, फिर अपने पास है DE और ये MN, और है AD और फिर PM। इससे क्या पता लगा, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS। तो ट्रायंगल AED सिमिलर हो गया ट्रायंगल PNM के साथ। और इससे मैंने कहा जो ये इसके एंगल 1 और एंगल 2 है ये इक्वल है, क्योंकि सिमिलैरिटी है तो एंगल्स को इक्वल होना है। इतना लिख दो। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 लिखना है, यहाँ पे नंबर 4, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ गया? और इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4
एंगल 1, एंगल 3, एंगल ए बन जाता है, 2 और 4 एंगल पी बन जाता है। अब लगाओगे एस, बड़े वाले ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। एक्सर्शन रीजनिंग में ना मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया होगा पहले भी, ये ध्यान रखना। एक्सर्शन में आता है इन ट्रायंगल एबीसी डी और ई दिया हुआ है हमें, AD is 2 centimeter, AB is 4 centimeter, AE is 4 centimeter, इसको 4 की जगह ना 6 लिखो, and EC is 8 centimeter. और therefore DE is parallel to मेरे को रीजन तो लिखना है, मैं बता रही हूँ। हाँ ये तो ट्रू है। अब रीजन क्या दिया हुआ है इसमें, रुक जा, क्या यूज किया है, रुक दो। If a line is drawn parallel to any one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. B. Everyone? A, B, C, D. क्या मार्क करोगे? Assertion is true, reason is true, reason explains assertion. Assertion true, but reason does not explain assertion. Reason is false, C part, assertion is false, D part. Assertion तो true है, सबको पता है ना? और reason जो है वो ट्रू है ना? लेकिन क्या assertion reason को explain कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये कह रहा है BPT और इसने क्या कहा है? Converse of BPT. इस चीज का ध्यान रखना है बस, ठीक है ना? ऑन द फेस ऑफ इट हम क्वेश्चन को मैंने करवाया भी होगा, तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी आता है, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, इसमें मैं बात करूंगी।